हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू दिस पार्ट और मैं हूं आपका मेंटर संतोष से। सबसे पहले कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा और आप लोग भी अच्छे में होंगे, मजे में होंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस प्रीवियस टॉपिक में हम लोग ने सेल के बारे में बात की, लिविंग सेल के बारे में बात की, सेल थ्योरी के बारे में बात किया। ठीक है, एंड कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी देखे सेल के बारे में। बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको एज ए स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हम लोग टाइप ऑफ सेल को आज क्या करने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं, या हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सॉरी, डिस्कवर नहीं, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एज यूजुअल। बट सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, वन बाय वन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वन बाय वन करके आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली क्या करने हैं, करने हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ से क्लास 9 का नोट्स बना रहे हो, तो सबसे पहले थिंग कि आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करके रखना है और उस नोट्स में ये क्वेश्चंस भी पॉइंट टू मतलब पॉइंट नोट करते हुए चलना और उसके आंसर भी करना। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सेल्स के टाइप कितने हो सकते हैं, तो नॉर्मली हम लोग अगर देखें according to the shape, size, ठीक है, function and other lots of things, the cell are of various categories। मतलब जो सेल होती है उनकी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हो सकती है। बट अगर हम लोग बात करें सीधा सीधा किसके ऊपर, सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट कि सबसे पहले जो चीज होती है, हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आपके सेल्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते। ठीक है, ठीक है बच्चा, जो आपके सेल्स होते हैं वो मेनली कितने टाइप से होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो टू टाइप्स के कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल्स की, एंड सेकेंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे दो आपके क्या हो गए, सेल के टाइप हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट मीन्स अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं या यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में अगर हम लोग प्रो का मीन समझने जाएंगे तो इसका मीन्स होता है क्या, प्रीमिटिव। ठीक है, मे भी हो सकता है ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, आज हो सकता है यहाँ पे प्रीमिटिव टाइप की सेल्स जो होती हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे प्राचीन समय में जो पहली सेल्स बनी होंगी उन सेल के अंदर जो मतलब उस टाइप की जो सेल रही होंगी, प्रीमिटिव सेल्स रही होंगी, उस टाइप का न्यूक्लियस जिसके अंदर रहा होगा, उन सेल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं। मींस प्रिमिटिव मतलब देखो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या होता है, ओल्डेस्ट की बात की जा रही है, जो सबसे पुराना रहा होगा। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। एंड सेकेंड टर्म इज द कैरियोटिक विच मीन्स कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से अगर हमको एक प्रॉपर डेफिनेशन देना हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं, those type of cell which possess or which contain the primitive nucleus is called प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मतलब ऐसी सेल जिनके अंदर प्राचीनतम समय का न्यूक्लियस पाया जाता होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है बच्चा, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी आपकी नोटबुक में बना होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप यहाँ पे देखोगे, जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ोगे, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है तो आप समझिए, आप मानिए कि वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज बच्चा, ट्रस्ट करिए ये सच में इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, हो सकता है आपके आने वाले क्लास 10 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, और वो सारी चीजें अगर आप नोट करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, नोट हो जाना चाहिए। चलिए देखिए आगे, थर्ड इज द अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टाइप का है जो सेल होगी, वो होती है आपका यूकैरियोटिक सेल, जिसमें अगर हम लोग बात करें ओनली यू की, तो बायो में जहां पे भी यू वर्ड आता है उसका मीन्स ऑलवेज क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, जैसे यू का मीन्स क्या होता है, ट्रू, उसी तरह से कैरियोटिक का मीन्स भी आपको पता ही है इस बार क्या होता है, बिल्कुल सही।
कैरियन, ठीक है। कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। एब्सोल्युटली राइट, सीख रहे हो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए देखिए, सो यहाँ पे हमने कहा कि कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, जिसमें भी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, रियल न्यूक्लियस पाया जाता है, उस टाइप की सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। द सेल विच कंटेन और विच possess the true nucleus is called eukaryotic cell। एग्जाम्पल में अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मीन्स हम लोग लगभग लगभग ह्यूमन बीइंग्स में उसको, फिर उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, ठीक है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड सम फंगी को छोड़ करके, सॉरी कुछ एल्गी को छोड़ करके, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए एक तरह से, ठीक है, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म बचते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बट बैक्टीरिया की बात करें और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो वहां पे वो कैसे होता है, आपके प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेल, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। सर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम और आगे चलेंगे और आपको एक स्टोरी भी बताएंगे इस पूरे लेक्चर में, जिससे कि मे भी हो सकता है कि आपको ये डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल हैविंग अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब ऐसा एक सेल होना चाहिए जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होना चाहिए वो डेवलप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर ऑब्सेंट, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। देखो बच्चा, अगर आप लोगों ने क्लास 8 में या क्लास 7 में एज ए न्यूक्लियस अगर आपने सॉरी अपने सेल पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा देयर आर द 3 बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। और वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं आपके, तो सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पे कुछ फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसको आप क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारी चीजें आपका प्रेजेंट हो गया यहाँ पे ना, ये तीनों चीजें यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, कि न्यूक्लियस जो है, ठीक है, उसको हम डिफाइन कैसे करें। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है। देन जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, अगर हम इसमें एक चीज डिलीट कर दे बस, मतलब अगर हम इस मेम्ब्रेन को, सॉरी इस मेम्ब्रेन को हटा दें, हाँ, इस मेम्ब्रेन को हम हटा दें यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या है, अब बताओ इसमें न्यूक्लियस कहाँ है, सो नहीं है न्यूक्लियस, मतलब अगर हम इस मेम्ब्रेन को वापस लेके आएंगे तो न्यूक्लियस है, इस मेम्ब्रेन को हम हटा देंगे तो न्यूक्लियस नहीं है। मीन्स कहा जा रहा है कि ये एक मेम्ब्रेन ही तो है जो डिफाइन करिए कि यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। सो मैं सो मीन्स ये कि जिनमें ऐसा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी और एक छोटा सा पैच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। देन हम लोग कहते हैं कि वो आपका क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। बट जहां पे ये दोनों ही चीजें ना पाई जाए, मतलब न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये डायरेक्टली इनटू द कांटेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ये मतलब जेनेटिक मटेरियल आप देख सकते हो, जेनेटिक मटेरियल किसके कांटेक्ट में है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। तो ऐसे केसेस में जो आपकी सेल होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। ठीक, आगे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सेल ओनली 70 S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो ओनली 70 S टाइप के क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल में आपके दोनों टाइप के पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70 S टाइप राइबोसोम ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे, in this type of cell there is no any cell organelles are present, मतलब इस तरह की कोशिकाओं में कोई भी तरह की कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जस्ट सिमिलर टू द प्लांट, जैसे प्लांट के भी ढेर सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लाइक उसकी ब्रांचेस, लीफ, ट्रिंग्स, ठीक है, उसके बाद उसके रूट, स्टेम, ये उसी तरह से बॉडी के, हमारे बॉडी के अंदर भी ढेर सारे पार्ट्स है, लाइक हैंड हो गया, लेग हो गया, ईयर, नोज, जो भी आप कहते हो ऐसे
ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे ना। इन्हीं पार्ट्स की तरह जो हमारी सेल्स होती हैं उनके पास भी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वो जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उन किसके ऑर्गन है? सेल के ऑर्गन है। दैट्स व्हाई इनको हम लोग ने एक नाम दिया है, क्या? सेल ऑर्गन्स। मतलब उनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गन्स कहा जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? क्लियर है सारी चीजें? चलो अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जो एग्जाम्पल होगा वो आपका बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे देख लो। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें ढेर सारी चीजें प्रेजेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये है आपके क्या? राइबोसोम। राइबोसोम कैसे होंगे? 70S टाइप के, ठीक है। देन अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो गया क्या? उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया साइटोप्लाज्म। इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग देखें तो ये जो आपके हैं इनको हम लोग कहते हैं पिलाई। पिलाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डीएनए के पार्टिकल आपको दिखाई पड़े होंगे, जेनेटिक मटेरियल के पार्टिकल दिखाई पड़े होंगे जिनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक। साइटोप्लाज्म आपको पता चल गया, ये हो गया रिजर्व फूड। रिजर्व फूड ये हो गया इसका फ्लैजिलम। ये हो गया इसका कैप्सूल। ये हो गया सेल वॉल। ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज द लेवल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आपको भी इस तरह से क्या करना है? इस डायग्राम को अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना है और सारी चीजों को समझ लेना है। हम लोग अगर जैसे देखें कि हमने अभी कहा आपको कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली इनटू द कांटेक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है। मतलब साइटोप्लाज्म की सीधा सीधा कांटेक्ट में क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जब इस तरह का जेनेटिक मटेरियल कहीं देखने को मिलता है तो उस टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड नाम देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे मतलब आउटर प्रोजेक्शन बने होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? पिलाई कहते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो 70 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिजर्व फूड प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग बनी होती है, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्डिंग, इस फोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी होते हैं, फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारी चीजें हैं जो एक ही सेल में सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, कंपार्टमेंट अलग अलग नहीं है, सारी चीजें एक ही जगह पे प्रेजेंट है और हर एक चीज को एक ही जगह पे परफॉर्म किया जा रहा है। जब भी हम इस तरह के सेल की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये आपके क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल होते, ठीक है। अंडरस्टैंड? क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। नोट ध्यान से समझना, नोट है when the genetic material is directly in the contact of cytoplasm is called nucleus। मतलब जो भी हमने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, कि जब कभी भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डायरेक्टली इनटू द कांटेक्ट होता है किसके? साइटोप्लाज्म के, तो इस तरह का जो आपका सेटअप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, देखो आगे। नाउ वी आर कमिंग एट द पॉइंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं या यूकैरियोटिक सेल क्या है? सो हम लोग कह सकते हैं द सेल हैविंग, ठीक उसका अपोजिट, द सेल हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दैट इज
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। मतलब जब एक सेल हो, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो, जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, साइटोप्लाज्म तो होगा ही, ठीक है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में होगा। तो ये सारी चीज, सॉरी, जब ये सारी चीजें पाई जाए, मतलब मेनली ये आपके दोनों, ठीक है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब किसी सेल में ये प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डिस्टिंक्ट, एक अलग से पूरा रीजन हमको दिखाई पड़ता है एज अ न्यूक्लियस के फॉर्म में, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो आपके सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सेल ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मतलब अगर हम बात करें क्या थी, एक सेल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें गोल्गी apparatus भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें वैक्यूल्स भी पाए जा सकते हैं, इसमें प्लास्टिड भी पाए जाएंगे, इसमें लाइसोसोम भी पाए जाएंगे, इसमें पेरोक्सीसोम भी पाए जाएंगे, इसमें सेंट्रोसोम्स भी पाए जाएंगे इसमें, ठीक है, मतलब हर तरह की चीजें इसमें क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, अलग अलग कंपार्टमेंट बने होंगे, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गन के थ्रू परफॉर्म की जा रही होंगी। बट इससे पहले आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कोई भी कंपार्टमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सारी चीजें एक सिंगल सेल में परफॉर्म की जा रही है। मीजोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में ही अंदर की तरफ एक फोल्डिंग बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर को मीजोसोम कहा जा रहा है। जो वर्क माइटोकॉन्ड्रिया, जो वर्क माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ परफॉर्म करेगा, सेम वर्क वहां पे मेसोसोम का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि जब सेल में अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाते हैं, जब सेल अलग अलग तरीके से अलग अलग और सेल ऑर्गेनीज के थ्रू क्या करता हो, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करवाता हो, तो इस टाइप के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस टाइप ऑफ सेल कह सकते हैं, या हम लोग इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। देखो, बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम 17 टाइप एंड 18 टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने राइबोसोम लिखा हो तो हम राइबोसोम भी कह देते हैं कि राइबोसोम भी प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोम कैसे होंगे, 70 टाइप का भी प्रेजेंट होगा और 80 टाइप का भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फिलहाल में। अभी हम लोग जब इसके बाद में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने जाएंगे, तो वहां पे जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा, तो हम लोग इस टॉपिक को क्लियरली समझेंगे, व्हाट इज मीन अबाउट द 70 इयर्स एंड 80 टाइप राइबोसोम, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप सुन लो चीजों को। देखो, एग्जाम्पल कौन होगा, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। मतलब मोस्ट ऑफ जो एनिमल सेल होते हैं, मोस्ट ऑफ जो प्लांट सेल होते हैं, वो सभी में क्या होता है, आपका यूकैरियोटिक सेल से ही पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया होगा कि ये जो बीच का गुलाबी कलर का सेंटर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है। जो बीच में एकदम गुलाबी कलर का इस तरह से एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बीच में एक डार्क येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, जिसको न्यूक्लियोलस कहा गया, ठीक है। इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में, इसमें लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा ना। हम लोग यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सेल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग एनिमल या प्लांट सेल में से स्पेसिफिक सेल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, मतलब सारी चीजें यहाँ पे भी पाई जा रही है। बट आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे हर एक सेल के लिए देखो, जो भी सेल है इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, बट वही आप यहाँ नोटिस करने जाओगे तो इस कंडीशन में आपको कोई कंपार्टमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे कमरे दिखाई पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे, और वो सभी कमरे क्या है, अलग अलग है, जिनमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होता है, लेकिन उस सेल में आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, वहां पे सारी चीजें एक सिंगल सेल में परफॉर्म हो जा रही थी ना, ठीक है। चलिए आते हैं, दिस इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और आप सभी को इस डिफरेंसेस को कंप्लीट करके आना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें छूटी हुई है, यहाँ पे कुछ चीजें छूटी हुई है, ये एज आपके लिए एज अ होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। और सेकंड थिंग कि कंप्लीट करने के बाद में 1 2 3 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 डिफरेंसेस यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है,
कितने 4 डिफरेंसेस पहले से प्रेजेंट है एंड एटलीस्ट आपको 3 to 4 डिफरेंसेस और क्या करने हैं आपको इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। नाउ लिसन हियर वेरी केयरफुली, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शेप ऑफ सेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले हम थोड़ा सा एक आपको स्टोरी बता दें, समझ लो अब क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो समझो बहुत समय पहले की बात है, ऐसा स्टोरी हम आपको सुना रहे, समझ लीजिए, ठीक है। एक पर्सन हुआ करता था जिसने सोचा कि हमको क्या करना है, एक फैक्ट्री लगानी है छोटी सी, हम ना बिस्किट की फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो जाएगा एक बड़ी सी बिल्डिंग बनवा लेगा या कहीं छोटे से सेटअप से स्टार्ट करना चाहेगा। तो देखो जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो पहले शुरू में इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो एक छोटे से सेटअप से ही स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, वो एक कमरा ढूंढेगा बड़ा सा, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट वो काम कर सके। बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कमरे में, एक कमरा ढूंढा उसने, उस कमरे में वो खुद बैठ गया वहां पर, ठीक है। अब बैठने के बाद में उसने क्या किया कि इसमें 2-4 ठो मशीनें लगा दी, ऐसे छोटी मोटी मशीनें, उन मशीनों पे ये खुद काम कर रहा है, मतलब जो मटेरियल है बिस्किट को बनाने के लिए वो मटेरियल को ये खुद से प्रिपेयर कर रहा है, लाइक आटा गूंथना, ये सारी चीजें जो भी होगी उन सारी चीजों को ये खुद से प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर करने के बाद में उनको मशीन में डाल करके कटिंग भी खुद से ही कर रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद देखा गया कि उसको बेकिंग भी खुद से ही कर रहा है, मतलब पका भी खुद से रहा है, पैकिंग भी खुद से हो रही है, काउंटिंग भी खुद से हो रही है, फिर उसके बाद उसको बॉक्स में भी खुद से ही पैक किया जा रहा है, मतलब सारी चीजें एक तरह से एक अपने अंदर ही सारी चीजें परफॉर्म की जा रही है, अपने द्वारा ही सब कुछ कर रहा है, कोई कंपार्टमेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन जब ये इसी तरह से काम करता रहा, कुछ समय बाद अप्रोक्सीमेटली 1-2 मंथ या 3 मंथ या 2 साल 4 साल बाद धीरे धीरे जो कंपनी थी वो धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी, मतलब प्रॉफिट होने लगा। और एक समय ऐसा है जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे जो ओनर था उस ओनर ने क्या किया, यहाँ पे आसपास और सारी मशीनें लगवा दी, ठीक है। उन मशीनों में अलग अलग टाइप की चीजें रखवा दिया गया, लाइक पावर हाउस के लिए पावर हाउस को जनरेट कर दिया गया, ठीक है। पैकिंग के लिए अलग मशीन लगा दी गई पैकिंग के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए कटिंग के लिए अलग मशीन लगा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जब जो भी वर्कर यहाँ पे रहे होंगे उन वर्कर के लिए फूड की भी रिक्वायरमेंट पड़ती होगी तो सब लोग बाहर खाने जाते थे। एक समय ऐसा जब इन्होंने खुद का अपना कैंटीन भी ओपन कर लिया, ठीक है। कुछ समय बाद इन्होंने अपना ट्रांसफार्मर भी बना लिया, ठीक है। मतलब देखो पहले जब कंपनी छोटी थी तो जो बिजली होता था वो बाहर से कहीं से खंभे से खींच के लाते होंगे, लेकिन जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो उसके लिए अपना खुद का जनरेटर हो गया या फिर खुद का पावर हाउस जो था वो अपना खुद का बनाइए, खुद का ट्रांसफार्मर लगवा दिए, इलेक्ट्रिसिटी भी खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए और इन सबसे बड़ी बात क्या कि जो न्यूक्लियस हो मतलब सॉरी जो ओनर था वो अपने लिए एक केबिन बनवा लेगा। पहले क्या था कि जिस केबिन में सारी मशीनें रखी होती थी उसी केबिन में वो ओनर भी बैठता था और खुद से सारे काम परफॉर्म करता था। अब क्या है कि ओनर ने अपना केबिन अलग बनवा लिया, ठीक है। समझ में आया, मतलब अब समझ रहे हो कि हमने जो बात की कि जब इनिशिएट किया गया था तो कोई भी ऐसे केबिन्स नहीं थे, यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं थी, ठीक है। ऐसी कोई भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, ऐसी ये चीजें थी ऐसी नहीं थी, बट वो इस टाइप से कुछ मशीनें यहाँ पे बनी हुई थी और एक तरह से कहा जा रहा था कि सारे फंक्शंस एक ही कंपार्टमेंट में कंप्लीट किए जा रहे थे। बट एज यूजुअल टाइम बीतता गया, चीजें बढ़ती गई, ये सब कुछ डेवलप होता गया, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे क्या होते गए, डेवलप होते गए, समझ में आया? और एक समय ऐसा है जब हर काम के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन रख दिया गया, एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट बना दिया गया और उस कंपार्टमेंट में ही उस वर्क को परफॉर्म किया जाने लगा, ठीक है। जब चीजें जो पहले थी दैट इज अ टाइप ऑफ दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पे ओनर अकेला हुआ करता था, सारे काम खुद से ही परफॉर्म करवाता था, उसी केबिन में सारे काम होते थे, एक ही कंपार्टमेंट हुआ करता था, उसी में सब हो रहा था, बिस्किट की पैकिंग भी हो रही थी, उसमें पावर हाउस भी था, उसी में उसकी कटिंग भी की जाती, सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होने लगी तो उसमें अलग अलग चीजें डेवलप कर दी गई, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो जो मालिक था उसने खुद का अपना क्या बनाया, केबिन बना लिया, केबिन के लिए अलग चीजें बनी, ठीक है। न्यूक्लियस बन गया, अपना एक केबिन है खुद का,
ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक पर्सनल सेक्रेटरी भी रख ली गई, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग के लिए अलग से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना दिया गया, या कुछ डस्ट या डस्टबिन के लिए जो गार्बेजेस होते हैं उनको फेंकने के लिए वैक्यूम्स का फॉर्मेशन कर लिया गया। चीजों को डराए धमकाए रखने के लिए मैनेजर लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कर लिया गया, ठीक है। देन उसके बाद गॉल्जी बॉडी का भी गॉल्जी अपरेटस का भी फॉर्मेशन कर लिया गया। मतलब इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए गए और इस तरह से कंपनी चली और तब हम लोग उसको क्या कहने लगे, यूकैरियोटिक्स। आई थिंक जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, शेप ऑफ द सेल एंड द साइज ऑफ द सेल, एंड हम लोग और से एक और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट सा, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर, हम लोग उसको भी क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।